आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष मोदी इकोनॉमिक्स बनाम राहुल इकोनॉमिक्स की चर्चा करने जा रहा हूं और यह काफी गंभीर विषय है, तो इसका एक मध्य समाधान भी देना चाहूंगा। कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट जो थे सैम पिट्रोडा न्यूयॉर्क में, उन्होंने वहां पर इनहेरिटेंस टैक्स की बात की। यूएसए में क्या होता है कि इनहेरिटेंस टैक्स में जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसकी जितनी भी कमाई होती है उसकी आधी कमाई जो है सरकार ले लेती है और आधी कमाई उनके संतानों में बांट दी जाती है। हमारे देश में क्या है कि कोई मरता है तो उसकी सारी संपत्ति उनके संतानों के मध्य में बंट जाती है। तो सैम पिट्रोडा ने कहा कि भारत जो है एक इनहेरिटेंस इकोनॉमी पर विचार कर सकता है। राहुल गांधी जी ने उससे आगे बढ़ करके ये कहा कि सभी की संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा और संपत्ति को गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो अब गरीब कौन है और अमीर कौन है, इसकी परिभाषा और इसकी बाउंड्री लाइन कैसे तय करेंगे, ये राहुल गांधी नहीं बता पाए। इस पर जो है कुछ लोगों ने मुकदमा भी किया कोर्ट में और कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि निजी संपत्ति को लिया नहीं जा सकता, अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। तो मोदी जी चिल्लाना शुरू कर दिए हर जगह अपनी रैलियों में इसके खिलाफ में कि ऐसा है कि राहुल गांधी सभी महिलाओं के जो है मंगलसूत्र है उसको ले लेंगे और मुसलमानों को बांट देंगे। देश की जो संपत्ति है वो मुस्लिमों को दे दी जाएगी। तो ऐसा वे इस आधार पर कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जो थे, तो मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था एक मीटिंग में, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें कहा था कि यहाँ के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का विशेषाधिकार है और उसमें भी मुसलमानों का। तो इस तरह की जो बात उन्होंने की, तो इसी आधार पर मोदी जी ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो है संपत्ति को बांटना चाहते हैं, हिंदुओं की संपत्ति को लेकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। वैसे भी आज देश में सबसे ज्यादा जो टैक्स वगैरह है वह जैन समुदाय, मुस्लिम और हिंदू समुदाय ही देता है। मुस्लिम समुदाय सबसे कम में से देने वाले में से है। लेकिन बेनिफिट लेने में सबसे आगे है। अब राहुल गांधी से पत्रकारों ने भी कुछ सवाल पूछा कि कैसे बांटेंगे, कैसे तय करेंगे, तो वे कुछ इसका मोड नहीं बता पाए कि उनका क्या जरिया होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह से बांटेंगे, ये बता नहीं पाए। और जब कोर्ट ने फैसला दे दिया कि निजी संपत्ति नहीं ले सकते, तो फिर जो है उनकी बात इधर उधर हो गई।
फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो है 1-1 लाख रुपया सभी महिलाओं के खाते में डाला जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि कितनी महिलाएं हैं देश में और 1-1 लाख रुपया देने से कितना बजट आएगा और क्या उतना बजट भारत सरकार के पास है, तो फिर वे चुप हो गए। मतलब कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा इस पर ग्राउंड वर्क नहीं किया था और बिना रिसर्च किए हड़बड़ी में चुनाव जीतने के उद्देश्य से, वोट अधिक लाने के उद्देश्य से उन्होंने आनंद फानंद में ऐलान कर दिया होगा, बिना बहुत ज़्यादा इस पर आर्थिक माथापच्ची किए हुए। मोदी जी से भी इंटरव्यू पूछा गया। इंटरव्यू में पूछा गया ये सब कि आर्थिक मामला में उन्होंने इंटरव्यू दिए। तो इंटरव्यू में पत्रकारों ने जो उनसे पूछा उससे बात यह छन करके आई, रोजगार के विषय में पूछा कि कैसे रोजगार होगा। तो उनका एक कहना था कि उनके कि हमने इतने जैसे लैट्रिन बनवाए या सड़कें बनवाई या बहुत सारे रेलवे लाइन पर काम हुआ, तो आखिर ये सब जो काम जो है अपने आप तो हो नहीं रहा था, मशीनें तो कर नहीं रही थी, तो लोगों को ही तो रोजगार मिल रहा था। तो अब जो उन्होंने रोजगार का ये ढांचा जो खींचा, जो कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ढांचा होता है, और राहुल गांधी जो हैं वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे थे। ये मूलतः दो तरह की इकोनॉमी जो है अभी है, जिसमें कि पूंजीपतियों को यह बताया जाता है कि वे वेल्थ क्रिएटर हैं। तो जो वेल्थ क्रिएटर हैं उसको मतलब मोदी इकोनॉमिक्स मतलब वेल्थ क्रिएटर इकोनॉमी हो गया, और राहुल इकोनॉमिक्स मतलब वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर राहुल गांधी हो गए कि धन को जिसने पैदा किया उसे लेकर के दूसरों को दे दो। और मोदी जी का कहना है कि धन पैदा करने वाले को बढ़ाओ, तो जो है नीचे के लोगों को मिलेगा। तो वे स्टार्टअप की बात की कि भाई इतने इतने स्टार्टअप हो रहे हैं, तो ये मोदी जी ने बात की कि स्टार्टअप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और स्टार्टअप से एक स्टार्टअप से में 2 से 3 का औसत आएगा, उतने आदमी को काम मिलेगा। हमने बहुतों को लोन दिया, वे अपना काम कर रहे हैं, तो इस तरह से वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। तो अब राहुल गांधी के जो इकोनॉमिक सिस्टम है, तो यह कुछ लोगों ने इस इकोनॉमिक्स को ऐसा कहा है कि ये बराबर की गरीबी वाली इकोनॉमिक्स है, और मोदी जी जिस पर चल रहे हैं वह बराबर की अमीरी वाली इकोनॉमिक्स है। तो बराबर की गरीबी बनाम बराबर की अमीरी इकोनॉमिक्स का यह भिड़ंत है। बराबर की गरीबी किस तरह से, तो उसमें जैसे कि यह होता है कि जो अमीर है उनसे पैसे लेकर के गरीबों को दिए जाएंगे, तो फिर अमीर लोग क्यों काम करेंगे। तो वे जब काम नहीं करेंगे तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, तो धीरे धीरे अमीर जो है गरीब बनते जाएंगे, और गरीब तो सोचेंगे ऊपर का मिल रहा है तो वे भी और काम नहीं करेंगे, तो वो भी और गरीब होते जाएंगे। इस तरह से एवरेज जो है, जो वेल्थ क्रिएशन जो धन है देश का, वो घटता चला जाएगा और अंततः जो है सारे दरिद्र हो जाएंगे। तो एक तरफ तो यह तर्क दिया जाता है। अब जो अमीरी की बात है, बराबर की अमीरी का मामला, तो वेल्थ क्रिएटर सब जो हैं वे क्या कर रहे हैं कि धन जो है पैदा करते जा रहे हैं, समाज से खींचते जा रहे हैं, लोन लेते जा रहे हैं। बैंक में पैसा कौन रखता है, गरीब आदमी ही अपनी बचत का रखता है। वे पैसा रख रहे हैं और अमीर सब पैसा लेते जा रहे हैं, और सारा पैसा समाज का साइफन होकर के खींच करके वो अमीरों के पास चल जा रहा है, चंद लोगों के पास चल जा रहा है। राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे हैं कि चंद अमीरों के पास पैसे हो गए। तो
वे जो चंद अमीर हैं उनके पास पैसे हैं, और वे उन पैसों का क्या करते हैं कि फैक्ट्री लगाते हैं, उन फैक्ट्री में हम लोग काम करते हैं। तो काम करते हैं चूंकि बहुत कम लोगों के पास धन है, तो वहां पर काफी भीड़ है रोजगार के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया लेबर फोर्स की, तो लेबर की जो कीमत है वो घट जाएगी, मजदूरी की कीमत घट जाएगी। तो उनको काफी कम पैसे दे करके काम कराए जा रहे हैं। और अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी काम कराए जा रहे हैं। रोबोटिक्स का विकास बहुत ज्यादा हो गया है। वेल्थ क्रिएशन में साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सिर्फ बिजनेसमैन की भूमिका नहीं होती है, साइंस टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो जितना साइंटिफिकली डेवलप्ड है उतना ही ज्यादा वो पैसे वाला हो जाएगा, वो देश, वो समाज पैसे वाला हो जाएगा। क्योंकि साइंस आपको पावर देता है कि आप नए नए सामान बनाएं जरूरतों के, और नए सामान बनाएंगे तो लागत मूल्य से बहुत ज्यादा कीमत पर आप बेचेंगे। तब तक जब तक कि बाकी सभी लोग भी बनाना ना सीख जाएं, तो फिर आप कुछ नई चीज और बना लेंगे। इस तरह से जो साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस रहता है, वह अधिक से अधिक तरह की चीजों को बना करके और अधिक से अधिक दाम पर बेच करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा करके अधिक से अधिक पैसा वाला हो जाता है। फिर जिनके पास संसाधन हैं वे हो जाते हैं। तो भारत तो संसाधन से संपन्न देश है। टेक्नोलॉजी में भी धीरे धीरे भारत अच्छा आ रहा है। शिक्षा का भी विकास बहुत जरूरी है, तभी वेल्थ क्रिएशन होगा। तो अब जो प्रश्न यह उठता है कि धन जो है पूंजीवादी व्यवस्था में, यह देखा जा रहा है कि मोदी जी इस सिस्टम पर चल रहे हैं कि जो अमीर जो हैं उनसे धन छन छन करके नीचे आएगा। जैसे बहुत बड़े कुछ वो होंगे, प्रोजेक्ट लगेंगे, तो उसमें कुछ लोगों को काम मिलेगा। इस आधार पर कह रहे हैं कि अधिक से अधिक रेस हो जाएगी, प्रतियोगिता हो जाएगी, और लोगों में स्वतः प्रेरणा होगी संसाधन की, तो वे खूब काम करेंगे, और इसके कारण जो है धन बढ़ता चला जाएगा। तो इसी सिस्टम पर अमेरिका भी चला, और बहुत सारे पूंजीवादी देश जो हैं इसी सिस्टम पर चल रहे हैं। लेकिन वहां भी यही देखा जा रहा है कि कुछ चंद लोगों के पास बहुत ज्यादा धन है, और थोड़े से मध्यम वर्ग भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गरीब हैं। मोदी जी इस बात को तो कहते हैं कि ऐसा धन होगा, लेकिन साथ में वे यह भी स्वीकार करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है खाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तभी तो आप दे रहे हैं। इसका मतलब धन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, बल्कि वहां से उल्टे और साइफन होकर के ऊपर चला जा रहा है। अगर वे थोड़ा बहुत कुछ कमाते भी हैं, बचा के रखते भी हैं, तो बहुत सारी कंपनियां आती हैं, झांसा दे करके कुछ ले जाती हैं। लोगों की जरूरतों का सामान बहुत बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ाई जा रही हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं। जिस सामान के बगैर भी वे रह सकते हैं उसको भी खरीद रहे हैं, उसको भी जरूरत की चीज बताई जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफी डेवलपमेंट हुआ, सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, रेलवे लाइन बिछाए जा रहे हैं, ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट भी हो रहा है। लेकिन प्रश्न फिर यहाँ पर यही उठता है कि जो नीचे की कुछ लोग वह गिन्नी कोएफिशिएंट का हवाला देते हुए कहते हैं कि भाई नीचे के लोगों की जो आय थी पिछले समय में, उससे अब ज्यादा आय हो गई है। परंतु ऐसे लोग इन्फ्लेशन रेट को उसमें नहीं गिन रहे हैं कि महंगाई कितनी हो गई है। आय तो ठीक है, नीचे के लोगों की बढ़ गई है, कुछ आप स्टैंडर्ड भी दिखा सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड बढ़ गया है, परंतु जो दूरियां हैं वे तो बढ़ती जा रही हैं। प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो दूरियां हैं वे बढ़ती जा रही हैं। अमीर जो सबसे टॉप अमीर है और जो टॉप गरीब है, उनके मध्य की जो आप खाई देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। नीचे के लोगों का प्रतिशत देखेंगे तो बहुत ज्यादा है।
अब कुछ लोग इसमें दावा कर सकते हैं कि नहीं, उन्हें सुधार हो रहा है, यह भी मैं मानने के लिए तैयार हूं, निश्चित ही हो रहा है, परंतु वह हो कितना रहा है। जब तक सुधार एक कैटेगरी का होता है, एक मार्क का होता है, तब तक जो है डिफरेंस जो है 100 मार्क का तैयार हो जा रहा है। तो ये डिफरेंस तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन भी बहुत तेज हो रहा है, साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत तेज हो रहा है, और अब तो छंटनी भी बहुत ज्यादा शुरू हो गई है, बेरोजगारी तो ऐसे हो गई, तो फिर उनको जॉब कहाँ से मिलेगा, वे कहाँ से कमाएंगे। अब यह बात है कि वे जो हैं उनके वर्कर हो जाएंगे कुछ, तो इतने इतने लोग तैयार होंगे कि मुझे काम मिल जाए, मुझे काम मिल जाए, और फैक्ट्रियां उतनी ज़्यादा नहीं होंगी, और जो फैक्ट्रियां होंगी भी तो उसमें रोबोट्स काम कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जा रहा होगा, कंप्यूटर और हैवी ऑटोमेटिक मशीनों से काम लिया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में तो लेबर फोर्स बहुतायत में हो जाएंगे, तो बहुत सस्ता में इनको काम करना पड़ेगा, बस सिर्फ जीने भर के ये काम करेंगे। तो क्या आने वाले समय में ये जो 80 करोड़ लोग जो है, जो कि 5-10 किलो राशन पर निर्भर हो रहे हैं, तो ये 80 करोड़ से 1 अरब की संख्या हो जाएगी, और उसको हम विकास कहेंगे। अब जो लोग अमीर हो रहे हैं, आखिर वे अमीर हो कहां से रहे हैं, यह भी देखना पड़ेगा। उसमें इन लोगों की क्या भूमिकाएं हैं। जो भी प्रोडक्ट वे बनाते हैं उसको अमीर लोग और मध्यम वर्ग ही खरीदते हैं, और थोड़े बहुत सामान जो गरीब हैं वे खरीदते हैं, और जो बहुत ही ज्यादा गरीब है तो क्या खरीदेंगे, वो तो बेसिक लेवल पर जी रहे हैं, जीने खाने के लेवल पर। और ये बताया जाता है कि जो यहाँ तक ये छोटे छोटे कार हैं वे भी नहीं बिक रहे हैं, बड़े बड़े कार बिक रहे हैं। छोटे कार बनाने की कंपनियों ने छोटे कार बनाने कम कर दिए, क्योंकि पैसा है नहीं। तो जिनके पास पैसा ही नहीं है वे खरीदेंगे कैसे। तो जाहिर सी बात है कि वही खरीदेंगे जिनके पास पैसा है, तो वे अमीर लोग हैं। तो गरीबों के पास तो सिर्फ जो है जीने का बेसिक लेवल बरकरार गया है, और जितने भी लग्जरियस आइटम हैं, या जो सामान्य भी आइटम है जीने के लिए, जो कि अब लग्जरियस नहीं है, आज से जो है 70-80 वर्ष पहले लग्जरियस आइटम में थे वे, आज वे एक नेसेसिटी वाले आइटम में आ गए। तो ऐसे आइटम को भी खरीद नहीं पा रहे हैं लोग, जो नेसेसिटी वाले आइटम हैं, जो कभी लग्जरियस आइटम कहे जाते थे, तो वे भी आज लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं रह गए, पैसे सब अमीरों के पास चले गए हैं। अब अमीरों के जो प्रोडक्ट हैं वे कुछ ही लोग खरीदने वाले जब रह जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी, लंबे समय तक मंदी रहेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब देखना है यह है कि क्या हम जो बहुसंख्यक आबादी है उसको सिर्फ चंद रोटियों में जिंदा रख करके ही सिर्फ वोट लेने लायक उनको बनाए रखना चाहते हैं, और एक बेकार का फोर्स, लेबर फोर्स बनाए हुए हैं उनको। तो अब इसमें रास्ता कहाँ है, यह समाज को विचार करना है। अमेरिका में भी बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ गई है, तो राहुल गांधी का जो मॉडल है समाजवाद का, वो भी मॉडल बहुत पुराना हो गया। और जो मोदी का मॉडल अभी चल रहा है अमेरिका में, यह भी ज्यादातर लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को संतुष्टि नहीं दे पा रहा है। उन्हें संघर्ष की और ऐसी क्रूर अर्थव्यवस्था की दुनिया में छोड़ दिया जा रहा है, जहां वे अपने
आप ही संघर्ष करके हताश हो जा रहे हैं। यह एक आदर्श स्थिति तो लगती है कि ठीक है, आपने लोन दे दिया और वो जो है स्टार्टअप लगा दिए, लेकिन अगर 1000 लोगों ने स्टार्टअप किया, लोन आपने दिया, तो उसमें से 1-2 कामयाब हैं, बाकी लोग तो फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि न उनके पास उतना बिजनेस एक्यूमेन है, न उतनी दक्षता है, और न ही बड़े बड़े जो पहले से स्थापित लोग हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं, और मान लीजिए देश में नेशनल कंपनियां भी हैं, और भी बड़ी कंपनियां, उनके सामने उनके प्रोडक्ट कहाँ टिकते हैं। तो फिर उनका वो बंद हो जाता है कुछ समय चलने के बाद। इससे अपराध की दुनिया भी एक पनप रही है, असंतोष की भावना पनप रही है, और वे चूंकि विद्रोह न कर बैठे हैं, इसलिए कुछ उनको खिलाया पिलाया जिलाया जा रहा है। लेकिन इस तरह की अर्थव्यवस्था जो है, ये आदर्श अर्थव्यवस्था नहीं मानी जा सकती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारे लोग सुखी हों, सारे लोग स्वस्थ हों, कोई दुखी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस अर्थव्यवस्था, इस अर्थशास्त्र का मॉडल से तो नहीं हो सकता है जो मोदी जी चला रहे हैं, और जो राहुल गांधी जी जो मॉडल दे रहे हैं, उस मॉडल से भी संभव नहीं है, क्योंकि उसमें यह बात भी सच है कि प्रेरणा नहीं रहेगी और आप सब बांट देंगे। और कोर्ट ने वैसे भी आदेश दे दिया है कि आप जो है उन्हें निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकते और ना बांट सकते। तो इसमें रास्ता कहाँ है? तो रास्ता जो है जनता राज पार्टी ने जो बताया है, हम लोग जो बता रहे हैं बहुत समय से, वह है आनुपातिक समाजवाद का रास्ता। समाजवाद से नहीं होगा और पूंजीवाद से भी नहीं होगा। इन दोनों के मध्य का जो इनका जो मिक्सचर है, इन दोनों का जो बेस्ट है, वह आपको लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का बेस्ट जो है वो आपको लेना पड़ेगा, और लेकर के एक नई अर्थव्यवस्था बनानी पड़ेगी, जिसमें कि प्रेरणा हो पूंजीवाद की, और लोग काम करने के लिए लोग वो हों, लेकिन वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता रहे साथ ही साथ, और हर वर्ष होता रहे, और वेल्थ घूम करके जो वेल्थ क्रिएटर हैं उनके पास भी जाता रहे, ताकि वेल्थ क्रिएशन का उनके पास जो है इंस्पिरेशन बना रहे, उनकी ताकत बनी रहे, और नीचे के लोगों का लेवल भी ऊपर उठता रहे। और सबको बराबर नहीं किया सकता है, बराबर की अमीरी तो संभव नहीं है, और न ही बराबर की गरीबी संभव है, क्योंकि बराबर न लोग पैदा कर सकते हैं, न बराबर खर्च कर सकते हैं, न बराबर बचत कर सकते हैं। तो बराबर कैसे होगा? क्योंकि सबकी मनोदशा अलग होती है, सबकी क्षमता अलग होती है, सबकी कार्य प्रणाली अलग होती है, सबकी आवश्यकताएं अलग होती हैं। तो वो बराबर की अमीरी और बराबर की गरीबी, ये दोनों ही संभव बिल्कुल नहीं है। बराबर तो यहाँ संभव ही नहीं होता है, कोई चीज यहाँ बराबर नहीं है। हमें इस बेसिक सिद्धांत को समझना होगा। और वेद कहता है कि समगच्छध्वम संबद्धम संवो बाणाम से जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। हम साथ चलें, साथ बोलें, हमारे मन समान हो, हम साथ ही काम करें, हमारे मन समान हो, और हम समान रूप से भाग करें। पूंजीवाद की समस्या यह है कि यह महत्वाकांक्षा को बहुत बढ़ा देती है और भोगवादी प्रवृत्ति ला देती है। क्या हम प्रेरणा सिर्फ इसलिए करें कि हम जो कमाएं वो सिर्फ अपने लिए खाएं, सिर्फ अपने और अपने परिवार को दें? क्या यही प्रेरणा है? पूंजीवाद की तो यही प्रेरणा है। लेकिन यहाँ जो वेद कह रहा है, वेद के हिसाब से तो आपकी प्रेरणा खूब हो, आप खूब कमाएं, लेकिन सबके लिए कमाएं। आप में वह प्रेरणा, वह निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, और उसके बाद आप में वो कर्मठता होनी चाहिए
कि आप पराक्रम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं सबके लिए कमाने के लिए। इस तरह की धार्मिक भावना का संचार भी जरूरी है। वो यह प्रेरणा जो है वास्तविक प्रेरणा हो, न कि सिर्फ निजी हित स्वार्थ की। तब उसमें आदमी गलत काम करता है, गलत तरीके भी अपनाता है। वह प्रेरणा तो पाता है कि हमें इकट्ठा करना है अपने हवस के लिए, अपने भोग के लिए। जब उसको हम इस तरह से प्रेरित करेंगे कि नहीं, आप जो है कमाएंगे सबके लिए, और यही आपको संतुष्टि देगा, शांति देगा, और यही आगे की जीवन की गति भी देगा, तो हमें इस तरह की प्रेरणा में लोगों को ले जाना चाहिए। इस मॉडल को, प्रेरणा का मॉडल यह मानना चाहिए जो वेद का मॉडल है। उसमें आप कमाएंगे भी और बांटेंगे भी, वह दोनों होना चाहिए। अमीरी और गरीबी का पैमाना अभी जो तय किया जाता है तो मनमाने ढंग से तय कर दिया जाता है कि भाई $1.5-2 प्रतिदिन जो कमा रहा है, या कभी किसी ने कर दिया कि $5 जो कमा रहा है प्रतिदिन, तो वह जो है वह गरीबी रेखा से ऊपर हो गया। उसे नीचे जो कमा रहा है गरीबी रेखा, मनमाने ढंग से किया। गरीबी रेखा का निर्धारण करने का जो इनका युक्तियुक्त पैमाना नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो पहले आपको प्रतिभा का आकलन करना चाहिए लोगों के बीच में। जब प्रतिभा का आकलन पहले करते हैं तो हम पाते हैं अब प्रतिभा क्या, फिजिकल और मेंटल, दो प्रतिभा काम आती है। क्योंकि लेबर, कोई भी चीज जो हम धन का उत्पादन करना है, क्रिएशन करना है या कंजम्पशन भी करना है, तो इसके लिए यही दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कितनी है और उनकी मानसिक क्षमता क्या है, इसी को हम ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जो शरीर की क्षमता है, कितना कौन उठा सकता है, कितना कौन दौड़ सकता है, जो भी स्पोर्ट्स में आप देखते हैं तो उसमें हाईएस्ट लेवल के जो होते हैं वे उसमें जाते हैं, और जो कमजोर रुग्ण रोगी सब हैं वो लो लेवल पर है। और उसी तरह से मानसिक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो आईक्यू जो है वह होता है इंटेलिजेंस कोसेंट। हम उसमें देखते हैं कि कितना जो है इसका लेवल, मेंटल लेवल क्या है। तो जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है वह 25 स्कोर करता है आईक्यू टेबल पे, और जो विद्वान से विद्वान आज तक के हुए हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट और बड़े से बड़े सीईओ, बड़े से बड़े, तो वे लोग जो हैं सबसे ज्यादा वो 167 तक पहुंचा है। 166 तो आइंस्टीन का था, और किसी लड़की ने अभी उनको बीट करके 167 किया है। तो 167 और 25 का जो अंतर करेंगे तो ये 20 गुना भी नहीं होता है। तो हम अधिकतर 20 गुना ही मान लेते हैं मेंटल लेवल, और फिजिकल लेवल भी मानते हैं कि जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी है तो वह, जो सामान्य आदमी है, वह जो चलता है फिरता है तो उसकी स्पीड जो होगी, और जो बहुत तेज दौड़ते हैं उसकी जो स्पीड होगी, जो वजन उठाता है उसकी स्पीड, जो वजन ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, रिकॉर्ड होल्डर है, उसके तो देखेंगे तो 20 गुना से ज्यादा अंतर नहीं पाएंगे। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रतिभाओं का अंतर जो है वो 20 गुना अधिकतम है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच। किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति के बीच अधिकतम जो अंतर संभव है वह 20 गुना ही है। तो इसका अर्थ हुआ कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन भी और वेल्थ क्रिएशन भी 20 गुना ही होना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन 20 गुने से अधिक हो जा रहा है। कैसे? अगर वेल्थ क्रिएशन 20 गुने से अधिक हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि कानून में कुछ लूप होल्स हैं, जिसके कारण कोई 20 गुने से ज्यादा का अंतर पैदा कर रहा है। और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, टैक्सेशन का सिस्टम, और उस टैक्स को गरीबों को या निम्न वर्ग को या मध्यम वर्ग को देने का सिस्टम सही नहीं हुआ है।
इसके कारण ही इतनी आर्थिक विषमता समाज में खड़ी है। अब एक गरीब आदमी, एक साधारण आदमी जब जाता है बैंक में लोन लेने के लिए, तो उसको अब बहुत सारा गिरवी रखना पड़ता है अपना सामान। जमीन रखिए, मकान रखिए, तो आपको लोन मिलेगा और बहुत हाई रेट पर मिलेगा। वही जब एक उद्योगपति जाता है तो उसको सिर्फ बैलेंस शीट प्रस्तुत करना पड़ता है और बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर उसको जो है लोन मिल जाता है। तो यह जो कानून बना है, ये किस आधार पर बना है? ये किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके कहने पर बनाया? यहाँ पर इक्वल प्लेइंग लेवल नहीं है। तो जब इक्वल प्लेइंग लेवल नहीं है, खेलने का जो कानून जो बनाया गया है अर्थव्यवस्था में खेलने का, ये कानून जो है असमान है। किसी के लिए कुछ नियम है, किसी के लिए कुछ नियम है। तो भाई वो कैसे अच्छा से खेल सकेगा, कैसे मैच जीत सकेगा? वो तो मुकाबला ही नहीं कर सकता। आप किसी टीम को जीत के लिए अलग कानून बना दिए हैं, उसके चौके को भी छक्का कंसिडर कर रहे हैं, और गरीब आदमी के चौका मारने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको दुग्गी दे रहे हैं। तो वो कभी जीत पाएगा? तो मैच के खेलने के नियम भी समान होने चाहिए, कम से कम। या समान नहीं हो सकते हैं, अगर आप समान नहीं बनाते चाहते हैं तो कम से कम आनुपातिक बनाइए। लेकिन आपने बिल्कुल ही अनुपात का फैसला नहीं किया और मनमाना जो है बिल्कुल छूट दे दी कि कोई कितना भी अमीर हो सकता है और कोई कितना भी गरीब हो सकता है। एक आदमी इतना भी गरीब हो सकता है कि अपने किडनी बेचने के लिए मजबूर हो जाए, और ऐसे भी आते हैं कि लोगों ने किडनी बेच करके उनकी महत्वाकांक्षा को, लालसा को आपने इतना बढ़ा दिया कि किडनी बेच करके वो आईफोन खरीद रहा है। तो ये हालत आपने पैदा कर दी लोगों के लिए। अब जब छंटनी होती चली जाएगी तो कैसे लोग जिएंगे, इस पर भी तो समाज को विचार करना पड़ेगा। या फिर इनको मार देना चाहते हैं? जब बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा इनका प्रयोग बढ़ जाएगा, रोबोटिक्स का प्रयोग बढ़ जाएगा, तो जो आम जन है जिनकी उपयोगिता कम हो जाएगी, तो क्या इन्हें किसी बीमारी से मार दिया जाएगा? क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन्स भी बन रहे हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन से, उस तरह की महंगी महंगी दवाइयों से कुछ अमीर लोगों को बचा दिया जाएगा और बाकी लोगों को बोझ समझ करके कि अब इनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई, क्या उनको मार दिया जाएगा? क्या इस सिस्टम पर काम करने की योजना बन रही है? तो यह बहुत विचारणीय तथ्य है। तो मेरा यह कहना था कि 20 और 1 का अनुपात जो है, यह अनुपात ही, इसी अनुपात में वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सबके धन को पहले जो है, जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि सर्वे कराया जाएगा, तो सर्वे ही कराना काफी नहीं है, उसके धन को उसको बदलना भी पड़ेगा, कन्वर्ट भी करना पड़ेगा आपको। उनको एक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबके धन को। किसी पास साइकिल भी है, कार भी है, मोटरसाइकिल भी है, फ्लैट भी है, गहने भी हैं, जमीनें भी हैं। तो जितने भी तरह के वेल्थ हैं उन सब का एक वैल्यू बनाना पड़ेगा, और उस वैल्यू के आधार पर जो है आपको देखना पड़ेगा कि किसके पास कितना वैल्यू हो गया। अब उस वैल्यू का जो है मालिकाना हक भी आपको बनाना पड़ेगा, उसके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। चाहे बॉन्ड हैं, शेयर्स हैं, इन सब ही को आपको कंसिडर कर लेना पड़ेगा। और उस वैल्यू का मालिकाना हक को ट्रांसफर भी करने की क्षमता आनी पड़ेगी। सारा डिजिटलाइज करने के बाद जो है फिर आप उसको जो है कंप्यूटर में एक रख सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है सबसे अमीर के खाते से सबसे गरीब के खाते में आप पैसा ट्रांसफर कीजिए। इस तरह से सबसे जो अमीर है उनका लेवल नीचे गिरेगा। ठीक है, वो कुछ गरीब जरूर होंगे पहले के तुलना में,
लेकिन जो सबसे नीचे के लोग हैं उसकी तुलना में तो अमीर ही बने रहेंगे, 20 गुने तक उनको अमीर बनने दिया जाएगा। ऊपर से नीचे ट्रांसफर होगा धन, तो नीचे वाला का लेवल ऊपर उठेगा। इस तरह से जब 20 और 1 के अनुपात में छोड़ दिया जाएगा, तब फिर जो है अब नीचे जिनको संपत्ति ट्रांसफर की गई ऊपर वालों की, तो यह संपत्ति ऐसा नहीं है कि वे कहीं भी कुछ भी खर्च कर देंगे, नहीं, वे उस पैसे को सिर्फ जो है वेल्थ क्रिएशन में ही खर्च करेंगे। उनको शौक मौज ऐश करने के लिए नहीं दिया जा सकता, यानी उस धन को वो उसी में खर्च करेंगे। और कोर्ट ने जैसे कहा है कि निजी संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ जो है जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो कि समितियों के पास है, कंपनियों के पास है, कॉरपोरेट के पास है, तो ये जो सार्वजनिक संपत्ति होते हैं, ये सार्वजनिक संपत्ति को ही सरकार अधिग्रहण करेगी और निजी संपत्ति को नहीं, और उसको ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो यह जो है हम लोगों ने ये सब कैलकुलेशन किया है कि यह जो है करीबन 100 करोड़ से ऊपर के जिसके पास संपत्ति है और जो सार्वजनिक संपत्ति है, तो उसी को ही अधिग्रहण करके और उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, गरीबों में बांटा जाएगा। और गरीबों में बांटा जाएगा तो ऐसे नहीं, उनको वेल्थ क्रिएशन के लिए दिया जाएगा। तो वेल्थ क्रिएट करें, उसे वो व्यवसाय करें, उसे वो कुछ कार्य करें जिससे कि धन का उत्पादन हो, धन का क्षय नहीं हो, उन्हें सुख भोग के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इस व्यवस्था को बिना वो किए हुए आप इसको जारी रख सकते हैं। और जो 1 साल हो गया, फिर अगले साल जो है फिर जो है उसी तरह का फिर जो अपना लोग कमाए जितना कमाएंगे। और अब जो कमाने वाले की प्रेरणा यही है कि भाई नीचे वाले का बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा, और अगली बार कम ट्रांसफर होगा क्योंकि अनुपात सेट हो गया है लगभग, तो थोड़ा वो ट्रांसफर होगा। तो धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन उनका भी होगा, ऊपर वाले का भी, और नीचे वाले को भी मौका मिलेगा वेल्थ क्रिएशन करने का। तो ट्रांसफर ग्रेजुअली धीरे धीरे घटता चला जाएगा, क्योंकि उनके बीच की जो दूरी है वो मेंटेन रहेगी, ऊपर वाला भी काम कर रहा है, नीचे वाला भी काम कर रहा है। तो टोटल वैल्यू जो है, अमाउंट जो है, वो वेल्थ का बढ़ जाएगा। हाँ, परसेंटेज वही रहेगा, यानी हम जो है परसेंटेज को कंट्रोल में करें, ना कि अमाउंट को। तो परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, अमीरों का भी गरीबों का भी। इस तरह से एक अर्थव्यवस्था बनेगी जो ज्यादा न्याय संगत होगी और व्यवहारिक होगी, सबके हित के लिए होगी, जिसमें किसी को हमें मारने मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह के जो इकोनॉमिक्स है, उसी से ही विश्व का कल्याण हो सकता है, और सारे विश्व को इस मॉडल को अपनाना पड़ेगा। या फिर नीचे के लोग हैं उनको बस जिलाने के लिए कुछ जो है आप देते जाएंगे, वो गरीबी में जिएंगे, उस मॉडल पर चलेंगे, और जब वे भी बोझ लगने लगेंगे तो फिर आप उनको उन्हें मार के खत्म करना पड़ेगा। तो इसमें इतना ही। हरिओम।